गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डियक टैम्पोनेट। क्या पढ़ेंगे हम? कार्डियक टैम्पोनेट। हम जानेंगे कि कार्डियक टैम्पोनेट होता क्या है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि कार्डियक टैम्पोनेट होता क्या है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का 100 ml से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? कार्डियक टैम्पोनेट कहलाता है। मैंने कहा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का 100 ml से ज्यादा होना कार्डियक टैम्पोनेट कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए, सर ये बताइए पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट कहां पे होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, कहां पे ये प्रेजेंट रहता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का प्रेजेंट कहां पे रहता है। सबसे पहले ठीक है, प्रेजेंट कहां पे रहता है। तो आपने हार्ट की लेयर पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने कराया था, क्या कराया था, लेयर ऑफ हार्ट कराई थी, उसमें आपको बताया था। तो आप सभी जानते हैं कि हार्ट की लेयर कितनी होती है, 3 लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर बोले तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ठीक है। सेकंड लेयर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। थर्ड लेयर एंडोकार्डियम, कार्डियम। ये हार्ट की 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है हार्ट की। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये आउटर लेयर होती है, ये कैसी होती है, मिडिल लेयर होती है हार्ट की, मिडिल लेयर होती है। एंड एंडोकार्डियम कैसी होती है, इनर लेयर होती है हार्ट की। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है। अब जो पेरिकार्डियम होती है, जो आउटर लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर भी क्या होती है, 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, कौन सी? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये 2 लेयर होती है पेरिकार्डियम के अंदर। अब जो पैराइटल और विसरल लेयर है, इसके बीच में एक स्पेस होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को बोलते हैं हम क्या? पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। जो हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम है एंड विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो एक क्या आती है, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी, कैविटी। ठीक है, कैविटी किस किस के बीच में प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। कौन? पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या फिल रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है इसमें? इसमें प्रेजेंट रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। अब जो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो 10 से 30 ml रहता है। क्या रहता है? 10 से 30 ml रहता है नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना रहता है? नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है 10 से 30 ml। कितना? 10 से 30 ml रहता है। ठीक है, नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड 50 ml से ज्यादा हो जाए तब हम उसे बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड, इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड ग्रेटर देन 50 ml, मोर देन 50 ml, ठीक है, मोर देन 50 ml, तब उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है,
अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या देखने को मिले, ब्लड देखने को मिले, कलेक्ट विद ब्लड, कलेक्ट विद ब्लड, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्ट विद ब्लड, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर ब्लड देखने को मिले, तब हम उसे बोलेंगे हीमोपेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? हीमोपेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, क्या बोलेंगे? हीमोपेरिकार्डियम। अगर हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड 100 ml से ज्यादा हो जाए तब हम उसे बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट। क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। जब हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड 100 ml से ज्यादा हो जाए तब हम बोलेंगे पेरिकार्डियल, क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। मोर देन 100 ml, इफ पेरिकार्डियल फ्लूइड मोर देन 100 ml तब हम उसे बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, टेम्पोनेट, ठीक है। चलिए दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेट अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड का पेरिकार्डियल फ्लूइड 100 ml से ज्यादा हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्डियक टेम्पोनेट। अब मैंने बताया कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट रहता है एंड क्या इसके फंक्शन होते हैं एंड क्या नॉर्मल लेवल रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपकी लेयर की, हार्ट की लेयर 3 होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है एंड एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है हार्ट की। अब पेरिकार्डियम के अंदर भी 2 लेयर होती हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जिसका नॉर्मल अमाउंट होता है वो 10 से 30 ml रहता है एंड जब इसका अमाउंट ग्रेटर देन 50 ml हो जाए या मोर देन 50 ml हो जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर हमें ब्लड देखने को मिले तब उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड का लेवल ग्रेटर देन 100 ml हो, मोर देन 100 ml हो जाए तब हम उसे बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। अब बात करें इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? तो फंक्शन की बात कर ले, फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? तो ये प्रिवेंट करता है किससे? फ्रिक्शन से, प्रिवेंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बाय, प्रिवेंट फ्रिक्शन बाय पेरिकार्डियल, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। ये फ्रिक्शन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जब हमारा हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है यानी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पे फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है जिससे कि हार्ट के अंदर कोई इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये क्या रहता है? इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन रहता है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है, ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसको क्या कर लेते हैं? हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का लेवल किस कारण बढ़ता है? तो इसका कॉज क्या होते हैं? तो कॉज होते हैं कोई भी इंफेक्शन हो सकता है एंड कोई भी इंजरी हो सकती है। ये इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर साइनस सिम्टम्स पूछता है कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में एंड पूछ लेता है कि वो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहना चाहिए, ये सारी बातें पूछता है। इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड मोर देन 100 ml, मोर देन 100 ml, उसे क्या बोलेंगे हम? कार्डियक टेम्पोनेट बोलेंगे। जब पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट मोर देन 100 ml हो जाए तब हम उसे बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट। अब कार्डियक, आप ये हमने क्या बनाया? हार्ट बनाया। क्या बनाया? देखो हार्ट बना रहा हूं, एक प्यार था, ठीक है, हार्ट, ठीक है, ये बनाया हार्ट। क्या बनाया? हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बनाए। क्या बनाए? 4 चैम्बर, ठीक है। आप सभी जानते हो ये क्या है? राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। मैंने कहा पेरिकार्डियल, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका क्या होता है? ग्रेटर देन 100 ml, यानी कि एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है। ये हमने बनाया, क्या हो गया? ये एक्यूमुलेशन होने लग गया, ठीक है। किसका?
पेरिकार्डियल फ्लूइड का, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या होगा, एक्युमुलेशन होने लग गया, ठीक है, क्या होने लग गया, एक्युमुलेशन। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, एक कंप्रेस करेगा हार्ट को, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, कंप्रेस करेगा, किसको, हार्ट को कंप्रेस करेगा ये फ्लूइड, जिससे क्या हुआ, जो हमारा हार्ट का डायस्टोल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, यानी कि हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, उसे रिलैक्स नहीं होने दे रहा है, यानी कि हार्ट का डायस्टोल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको डायस्टोल और सिस्टोल क्या होते हैं, ठीक है। डायस्टोल का मीन्स होता है रिलैक्सेशन, क्या, हार्ट का रिलैक्सेशन होना, एंड सिस्टोल, सिस्टोल का मीन्स होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराना। आपने एक बोतल लीजिए, क्या लेना, आपको बोतल लेनी, उसमें पानी भरना है, बोतल को आप हार्ट समझ लीजिए, एंड बोतल के अंदर क्या भरा है, ब्लड भरा है, ये समझ लीजिए, ठीक है, हार्ट है, उसमें क्या भरा है, ब्लड भरा हुआ। जब आप बोतल को पिचकाओ, क्या करो, बोतल को पिचकाओ, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो आप, उसका क्या करा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो, यानी कि सिस्टोल करा रहे हो, ठीक है। तो ब्लड कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, बाहर की तरफ, बोतल के अंदर जो पानी भरा हो कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। जब हम उसे छोड़ेंगे वापस से वो अपनी पोजीशन में आएगी, उसे बोलते हैं डायस्टोल, क्या, डायस्टोल, या क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन, क्या, रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल तो करेगा, लेकिन क्या रिलैक्स नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड है वो क्या लगा रहा है, कंप्रेस कर रहा है इसको, हार्ट को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इससे क्या है, डायस्टोल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा हार्ट का। जब डायस्टोल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड की फिलिंग होती है, और सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड पंप होता है, ठीक है। तो जो डायस्टोल में क्या, जो ये क्या है, डायस्टोल, डायस्टोल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डायस्टोल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फिलिंग नहीं होगी, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फिलिंग नहीं होगी तो हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, जब वेंट्रिकल के अंदर आएगा तभी तो हार्ट ब्लड को पंप कर पाएगा अच्छी से। अब जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ही नहीं है तो कहां से ब्लड को पंप करे प्रॉपर अमाउंट में, यानी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो बॉडी के अंदर क्या हो गया, ब्लड की सप्लाई कम हो गई। जब बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, हाइपोक्सीमिया, क्या देखने को, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट इनिशियल फीचर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है रेस्टलेसनेस, क्योंकि हाइपोक्सिया का फर्स्ट इनिशियल फीचर क्या होता है, रेस्टलेसनेस, तो इसके अंदर क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस आ गई। तो फर्स्ट इनिशियल फीचर क्या रहेगा कार्डियक टेम्पोनेज का, तो वो रहेगा रेस्टलेसनेस। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि बताइए फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेज, तो आपका आंसर रहेगा रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये आगे की प्रोसेस आपको अभी बताऊंगा, पहले आपको यहां तक की प्रोसेस समझनी है, होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, होता क्या है। इसमें होता है डिस्टर्ब हो जाता है डायस्टोलिक फंक्शन, क्या होता है, डिस्टर्ब डायस्टोलिक फंक्शन। डायस्टोलिक फंक्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब डायस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगी, क्या, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड, फिलिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फिलिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो गई ब्लड फिलिंग तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर जो कौन भाई साहब बैठे रहते हैं, आरबीसी भाई साहब बैठे रहते हैं, आरबीसी भाई साहब के अंदर कौन बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। अब हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में बैठा रहता है, और आरबीसी किस में सर्कुलेट करती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। जब ब्लड ही कम, ब्लड सप्लाई ही डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई।
ऑक्सीजन सप्लाई, जब ऑक्सीजन सप्लाई हो कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सो इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तब क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कि फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का फर्स्ट इनिशियल फीचर होता है क्या, रेस्टलेसनेस। क्या होता है, रेस्टलेसनेस, इसे हम बेचैनी बोलते हैं। इनिशियल फ्यूचर बोले तो प्रारंभिक विशेषता, तो प्रारंभिक विशेषता कार्डिक टेम्पोनेट की क्या होगी, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, नहीं रेस्टलेसनेस, क्या, बेचैनी। ठीक है, तो इसमें हाइपोक्सिया आ गया, तो फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट भी क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा। इनमें से कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि इनिशियल फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट या फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ हाइपोक्सिया, तो आपका आंसर एक ही रहेगा, रेस्टलेसनेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया बॉडी के अंदर। तो आगे इससे क्या करते हैं, फिर से इससे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हाइपोक्सिया हो गया बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन, टिश्यू के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया का फर्स्ट इनिशियल फीचर क्या होता है, रेस्टलेसनेस। ठीक है, क्या होता है, रेस्टलेसनेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेचैनी बोलते हैं, रेस्टलेसनेस। और क्वेश्चन बनता है कि क्या बनता है, फर्स्ट इनिशियल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट, टेम्पोनेट। ठीक है, तो क्या रहेगा आंसर, रेस्टलेसनेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस। चाहे वो हाइपोक्सिया का पूछे, चाहे वो कार्डिक टेम्पोनेट का पूछे, तो आपका आंसर रहेगा रेस्टलेसनेस। जब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो गया तो क्या हुआ, स्टिमुलेट होगा, क्या स्टिमुलेट होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, स्टिमुलेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म को। इससे क्या हुआ, टैचिकार्डिया, ये क्या कराएगा, टैचिकार्डिया कराएगा। क्या कराएगा, टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया किसे बोलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट को। किसको बोलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट को, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई थी, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हुई थी। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म को। ठीक है, उससे क्या हुआ, हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हार्ट के फंक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा, जिससे क्या है, ब्लड सप्लाई हो अच्छे से और ऑक्सीजन की कमी दूर हो। ठीक है, इसलिए ये क्या कराएगा, टैचिकार्डिया कराएगा। क्या कराएगा, टैचिकार्डिया। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, सेकंड इनिशियल फ्यूचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, तो क्या रहेगा, टैकीकार्डिया। ये दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट इनिशियल फ्यूचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट, तो आपका आंसर रहेगा रेस्टलेसनेस। एंड सेकंड पूछे सेकंड इनिशियल फ्यूचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट, तो आपका आंसर रहेगा टैकीकार्डिया।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्लासिकल फीचर के बारे में। क्लासिकल फीचर क्या होते हैं? कार्डिक टेम्पोनेट के क्लासिकल फीचर के बारे में बात करते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट के बारे में कि कार्डिक टेम्पोनेट के क्लासिकल फीचर क्या होते हैं। क्लासिकल फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। क्लासिकल फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, कुछ क्लासिकल फीचर के बारे में जानते हैं कार्डिक टेम्पोनेट के। कुछ क्लासिकल फीचर के अंदर सबसे पहला आता है बैकट्राइड फीचर। कौन सा? बैकट्राइड फीचर, ठीक है। कौन सा आता है? बैकट्राइड फीचर। नाम से पता चल रहा है बैकट्राइड फीचर। इसमें ट्राइड आ रहा है, इसके अंदर 3 फीचर देखने को मिलेंगे। बैकट्राइड फीचर, ट्राइड बोले तो 3, इसके अंदर क्या आएंगे? 3 फीचर्स आते हैं। कौन कौन से 3 फीचर्स आते हैं? इसके अंदर आता है डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। क्या? डिस्टेंडेड जुगुलार वेन कैसी दिखाई देगी? फूली हुई दिखाई देगी, ठीक है। डिस्टेंडेड जुगुलार वेन। मफल्ड हार्ट साउंड जो कि कैसी होगी? हाई पिच एंड स्क्रैची साउंड। हाई पिच एंड स्क्रैची साउंड, ठीक है। अब थर्ड क्या देखने को मिला फीचर इसका? बैकट्राइड फीचर का थर्ड फीचर क्या हुआ? थर्ड फीचर होगा हाइपोटेंशन। क्या हुआ? हाइपोटेंशन विद नैरो पल्स प्रेशर। ठीक है। ये हो बैकटाइड फीचर। बैकटाइड फीचर के अंदर 3 फीचर आते हैं। डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, यानी जुगुलार वेन कैसी दिखाई देगी? फूली हुई दिखाई देगी। एंड सेकंड मफल्ड हार्ट साउंड जो कि कैसी होगी? हाई पिच एंड स्क्रैची साउंड होगी। हाइपोटेंशन विद नैरो पल्स प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन बीपी क्या हो? डिक्रीज होगा, बट किसके साथ में? नैरो पल्स प्रेशर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बना जी, सर हमें ये बताइए कि नैरो पल्स प्रेशर क्या होता है? कितना होता है नैरो पल्स प्रेशर? इसे हम नैरो पल्स प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो नैरो पल्स प्रेशर की बात करें तो नैरो पल्स प्रेशर, किसकी बात करें? नैरो पल्स प्रेशर। जब सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाए? लेस देन 30 mmHg। जब सिस्टोलिक प्रेशर 30 छोड़ो, क्या करना है इसे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 25% mmHg, 25% mmHg, ठीक है, mmHg। यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 25% से क्या हो जाए? कम हो जाए, तब हम उसे बोलेंगे नैरो पल्स प्रेशर। अब ये बताइए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता कितना है? तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80। क्या होता है? 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ? नॉर्मल 120। अब 120 का 25% निकालिए, तो 120 का 25% कैसे निकालेंगे? 120 का तो कागज पे क्या कर देते हैं? इंटू कर देते, 25% लिखिए। अब परसेंट को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? परसेंट को हटा देंगे और इससे क्या करते हैं? 100 का डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 100 का डिवाइड कर देंगे। तो 100 का इसमें डिवाइड करो तो 25 से 4 बार कटेगा ये 100, ठीक है। 4 से इसे काटो तो क्या आएगा? 30 बार। यानी कि 120 का 25% कितना होता है? 30 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर 30 mmHg से कम हो जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे? नैरो पल्स प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? और हम इससे बोल सकते हैं लेस देन 30 mmHg। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर
30 mmHg से क्या हो जाए, कम हो जाए, तब हम उससे क्या बोलेंगे, नैरो पल्स प्रेशर बोलेंगे। ये हमने बैकट्राइड फीचर के बारे में बात करी। और कौन से क्लासिकल फीचर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पल्सस पैरोडक्सस। कौन सा, पल्सस पैरोडक्सस। सेकंड क्लासिकल फीचर क्या, सेकंड क्लासिकल फीचर क्या, पल्सस पैरोडक्सस, पल्सस पैरोडक्सस। सेकंड पल्सस पैरोडक्सस, ठीक है। ये कहो पल्सस पैरोडक्सस क्या होता है, तो पल्सस पैरोडक्सस होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन मोर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी। जब हम इंस्पायरेटरी एक्टिविटी कर रहे होंगे उस टाइम पे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 10 mmHg से भी ज्यादा क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पल्सस पैरोडक्सस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पल्सस पैरोडक्सस बोलेंगे, ठीक है। तो पल्सस पैरोडक्सस क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर ड्रॉप डाउन मोर देन 10 mmHg, more than 10 mmHg कब, ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी। अभी इंस्पायरेटरी एक्टिविटी क्या होता है, हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हम एक्सपायरेशन बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या है, इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं उस टाइम पे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, 10 mmHg से भी क्या हो जाएगा, 10 mmHg से ज्यादा गिरा हुआ देखने को मिलेगा, ड्रॉप डाउन यानी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर ड्रॉप डाउन मोर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, ये होता है पल्सस पैरोडक्सस। अब थर्ड क्या देखने को मिलता है, क्लासिकल फीचर, थर्ड क्लासिकल फीचर होता है कुस्मोल साइन। कौन सा, कुस्मोल साइन, कुस्मोल साइन। अब ये कुस्मोल साइन क्या होता है, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, यानी कि इंस्पायरेटरी एक्टिविटी के दौरान जुगुलार वेन का फूली हुई दिखाई देना, जुगुलार वेन का फूली हुई दिखाई देना, तब हम उसे बोलते हैं कुस्मोल साइन। क्या बोलते हैं उसे, कुस्मोल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुस्मोल साइन। यानी कि डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी। और क्या क्लासिकल फीचर देखने को मिलता है कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर, तो इसके अलावा देखने को मिलता है ग्लोबुलर हार्ट, यानी कि हार्ट का साइज कैसा, हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है, गोलाकार शेप देखने को मिलता है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप, ठीक है। फोर्थ क्या देख रहे हो, फोर्थ क्लासिकल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट वो होता है ग्लोबुलर हार्ट शेप, यानी कि हार्ट की शेप कैसी दिखाई देगी, ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार दिखाई देगी। ये हमारे क्लासिकल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैक्ट्राइड फीचर पढ़ा था। बैक्ट्राइड फीचर के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, यानी कि जुगुलार वेन कैसी फूली हुई दिखाई देगी। इसके अलावा हमने सेकंड पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा था हमने, सेकंड पढ़ा था हमारा हाइपोटेंशन विद नैरो पल्स प्रेशर। हाइपोटेंशन मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि नैरो पल्स प्रेशर क्या होता है, नैरो पल्स प्रेशर होता है जब सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, लेस देन 25%। मैंने आपको बताया 25%, 120 का 25% क्या होगा, 30 होगा। यानी कि नैरो पल्स प्रेशर होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 30 mmHg से क्या हो जाए, कम हो जाए, उसे हम बोलते हैं नैरो पल्स प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा
पल्सस पैरोडक्सस पढ़ा। पल्सस पैरोडक्सस क्या होता है? जब हम ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, यानी कि जब हम इंस्पायरेटरी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है मोर देन 10 mg, उसे बोलते हैं हम पल्सस पैरोडक्सस। नेक्स्ट हमने क्लासिकल फीचर पढ़ा कुस्मोल साइन। कुस्मोल साइन क्या होता है? डिस्टेंडेड जुगुलार वेन, यानी कि जुगुलार वेन फुली दिखाई देती है कब? ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी एक्टिविटी, ठीक है। अब फिर पढ़ा हमने फोर्थ ग्लोबुलर हार्ट शेप, यानी कि हार्ट की शेप कैसी दिखाई देती है? गोलाकार दिखाई देती है। ये हमने पढ़े क्लासिकल फीचर ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। कार्डिक टेम्पोनेट का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है पेरिकार्डियोसेंटोसिस। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए सर ये बताइए पेरिकार्डियोसेंटोसिस क्या होता है। तो पेरिकार्डियोसेंटोसिस होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को क्या करना? निकालना। कहां से? पेरिकार्डियल कैविटी से, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटोसिस। इसमें पोजीशन क्या रहनी चाहिए? तो पोजीशन रहनी चाहिए सेमी फाउलर या सुपाइन पोजीशन भी हम इसमें दे सकते हैं। इसमें निडल कौन सी यूज करनी चाहिए? कितने साइज की यूज करनी चाहिए? 16 गेज की इसमें क्या होते हैं? निडल यूज करते हैं। अब इसके अलावा और क्या बनते हैं? इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि इंसर्शन साइट क्या होनी चाहिए? तो इंसर्शन साइट होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। ये क्या होता है? इसका इंसर्शन साइट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कार्डिक टेम्पोनेट के किसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कार्डिक टेम्पोनेट का? किसकी बात करें हम? ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं। सर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है इसका पेरिकार्डियोसेंटोसिस। ये पेरिकार्डियोसेंटोसिस क्या होता है? तो पेरिकार्डियोसेंटोसिस होता है रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी। यानी पेरिकार्डियल कैविटी में से पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिमूव करना क्या कहलाता है? पेरिकार्डियोसेंटोसिस कहलाता है। अब इसमें बात करते हैं पेरिकार्डियोसेंटोसिस के अंदर पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन की बात कर लेते हैं। क्या पोजीशन? ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन इसमें होती है सेमी फाउलर या कौन सी दे सकते हैं इसमें? सुपाइन पोजीशन। इनमें से एक कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, सुपाइन पोजीशन। अब बात करते हैं इसमें निडल साइज क्या होता है। निडल साइज, ठीक है। निडल साइज की बात करते हैं तो निडल साइज क्या होता है इसमें? 16 गेज। कितने का होता है? 16 गेज की क्या होती है? निडल होती है। अब इंसर्शन साइट की बात करें, निडल इंसर्शन साइट तो इंसर्शन साइट होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस? 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। कौन सा? पैरास्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। ये हमने बात कर ली ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कार्डिक टेम्पोनेट का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है वो पेरिकार्डियोसेंटोसिस रहता है। पेरिकार्डियोसेंटोसिस किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं उसे?
पेरिकार्डियोसेंटोसिस बोलते हैं। इस पेरिकार्डियोसेंटोसिस के अंदर पोजीशन क्या रहनी चाहिए, तो सेमी फाउलर दे सकते हैं या सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। इसमें निडल साइज क्या रहता है, 16 गेज की निडल यूज करते हैं। एंड निडल इंसर्शन साइड क्या होती है, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, यानी कि लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर के अंदर 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या करते हैं, निडल का इंसर्शन करते हैं। अब आपको बता 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता कहां पे, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, स्टर्नम, क्या बनाई, स्टर्नम बना ली, क्या बना ली, स्टर्नम बनाई। अब स्टर्नम में क्या होते हैं, रिफ्स होती हैं, क्या होती हैं, रिफ्स होती हैं, रिफ्स होती हैं। कितनी पेयर रिफ्स होती हैं, 12 पेयर रिफ्स होती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर रिफ्स होती हैं, ठीक है, 12 पेयर रिफ्स होती हैं। कितनी होती है, 12 पेयर। अब इंटरकोस्टल स्पेस किसे बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्पेस, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब हम एक लाइन खींचते हैं, कौन सी लाइन, क्लेविकल बोन से, यानी कि मिडिल क्लेविकल बोन से, यानी जो क्लेविकल बोन है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे, उसे बोलेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन। क्या बोलेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे। अब हमारा जो स्टर्नम है, और स्टर्नम और मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में क्या खींचेंगे, लाइन बोलेंगे, इससे बोलते हैं हम पैरास्टर्नल बॉर्डर। क्या, पैरास्टर्नल बॉर्डर, पैरास्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे, ये लेफ्ट साइड में तो इसे लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे। ऐसे ही राइट साइड में होती है, राइट साइड में तो राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे, और मिड क्लेविकुलर को क्या बोलेंगे, राइट मिड क्लेविकुलर बोलेंगे। ये हमारे कोस्टल स्पेस हो गए। तो हम जो निडल इंसर्शन करते हैं पेरिकार्डियोसेंटोसिस में, तो वहां वो कहां करते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में, कौन सी जगह पे, पैरास्टर्नल बॉर्डर, कौन सा, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, ये हमारा लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर है। यहाँ पे क्या करते हैं, निडल इंसर्शन करते हैं। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं ऑफ